दोस्तों, सामने जो विशाल जहाज आप देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे अनोखी मशीनों में से एक है। और मजेदार बात यह है कि इसे जानबूझकर डूबने के लिए बनाया गया है। अजीब लग रहा है ना? आज हम देखेंगे ऐसी कमाल की मशीनें जो आपको हैरान कर देंगी, जैसे विशाल चैनसो, स्टार पावर जनरेटर और हाँ, ऐसी नावें भी जिनके पैर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर लेजर। क्या आपने साइंस फिक्शन फिल्मों में लेजर देखे? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर भी एक ऐसी मशीन मौजूद है जो इतनी ताकतवर लेजर बना सकती है कि वैज्ञानिक इससे हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। इस मशीन को कहते हैं NIF यानी नेशनल इग्निशन फैसिलिटी। ये कैलिफोर्निया के लॉरेंस लाइवमोर नेशनल लेबोरेटरी में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लेजर है। मार्च 2009 से चालू इस मशीन का काम है न्यूक्लियर फ्यूजन बनाना। अगर आप सोच रहे हैं ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब दो छोटे एटम्स को इतनी ताकत से टकराया जाए कि वो जुड़कर एक बड़ा सा एटम बन जाए, तो इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा को इकट्ठा करके, खासकर गर्मी के रूप में स्टोर करके, पूरी दुनिया को बिजली दी जा सकती है। लेकिन ये काम होता कैसे, चलिए समझते हैं। ये प्रक्रिया शुरू होती है मास्टर ऑस्किलेटर रूम में, जहां एक ऑप्टिकल फाइबर लेजर कम ऊर्जा वाली रोशनी की किरण बनाता है। ये किरण 48 अलग अलग बीम्स में बढ़ जाती है और फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए स्पेशल प्री एम्पलीफाइंग डिवाइसेस में पहुंचती है। ये डिवाइसेस अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल करके इस किरण की ताकत को 10 बिलियन गुना बढ़ा देते हैं। इसके बाद ये बीम्स कांच के कई विशेष एम्पलीफायर्स से होकर गुजरती है। इन एम्पलीफायर्स के चारों तरफ 7000 से ज्यादा फ्लैश लैंप्स लगे हुए हैं। ये 6 फीट लंबे फ्लैश लैंप्स चमकीली सफेद रोशनी से लेजर बीम्स को और ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने से पहले बीम्स फाइनल ऑप्टिक्स असेंबलीज या FOA से गुजरती हैं। FOA में लगे विशेष क्रिस्टल इंफ्रारेड लेजर को अल्ट्रावायलेट लाइट में बदल देते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जरूरी तापमान बनाने में मदद करती है। और अंत में मास्टर ऑस्किलेटर रूम से लगभग 1 मील का सफर तय करने के बाद NIF की बीम्स अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। टारगेट चैम्बर के अंदर एक छोटी सी कैप्सूल, जो अक्सर हीरे की बनी होती है और जिसमें हाइड्रोजन के 2 रूप होते हैं, उसे एक बेलनाकार एक्सरे ओवन में रखा जाता है, जिसे होलरोम कहते हैं। यह होलरोम पेंसिल के रबर जितना छोटा होता है। इस यात्रा के अंत में NIF के शक्तिशाली लेजर होलरोम को 5 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा गर्म कर सकते हैं। इतनी गर्मी से वो एक्सरे निकलती है जो कैप्सूल तक जाती है। इससे कैप्सूल की सतह नष्ट हो जाती है, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट होता है। ये विस्फोट अंदर के हाइड्रोजन एटम्स को इतना गर्म और कंप्रेस कर देता है कि उनमें से कुछ मिलकर हीलियम बना लेते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सीधे शब्दों में कहें तो फ्यूजन पूरा हो गया। और सबसे दिलचस्प बात, ये पूरी प्रक्रिया 1 सेकंड के 1/80 हिस्से में पूरी हो जाती है। इससे सितारों और ग्रहों के केंद्र में पाई जाने वाली ऊर्जा जैसी ऊर्जा बनती है। लेकिन आखिर इसका मकसद क्या है? वैज्ञानिक NIF से निकलने वाली एनर्जी बर्स्ट का अध्ययन करते हैं ताकि न्यूक्लियर फ्यूजन को समझा जा सके और इसका इस्तेमाल इग्निशन प्राप्त करने के लिए किया जा सके। इग्निशन तब होता है जब फ्यूजन रिएक्शन अपनी हीट को मेंटेन करता है और शुरू करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत थी उससे ज्यादा जनरेट करता है। यही चीज फ्यूजन को इतना स्पेशल बनाती है। हाई एनर्जी की जरूरत की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा होने वाली शक्ति जल्दी ही खत्म हो जाती है, जिससे इसे सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इसे संभालने का तरीका ढूंढ लें तो ये मुक्त ऊर्जा का आविष्कार होगा। दिसंबर 2022 में एक और बड़ी कामयाबी मिली। NIF के वैज्ञानिकों ने इस तरह का इग्निशन हासिल करने में कामयाबी पाई और जुलाई 2023 में उन्होंने ये दोबारा करके दिखा दिया, इस बार पहले से भी ज्यादा एनर्जी की पैदावार के साथ। न्यूक्लियर फ्यूजन इग्निशन को क्लीन एनर्जी का रामबाण कहा जाता है, क्योंकि इसे जीरो कार्बन इमिशन भी कहते हैं। तो अगर साइंटिस्ट इसे सस्टेन करने का तरीका ढूंढ लें और फिर इस एनर्जी को हार्नस करना सीख जाएं, तो ये हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन चाहे तरीका कुछ भी निकले, ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि हम 2050 तक पूरी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट्स नहीं देख पाएंगे। मैं तो फिर भी जानना चाहूंगा कि NIF लेजर से होता क्या है। ये देखने के लिए मैं बेहद एक्साइटेड हूं भाई। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? पानी में चलती खटिया। पहली नजर में आपको लग सकता है कि ये टाइटैनिक का उल्टा हुआ वर्जन है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस खास शिप को इसी तरह बनाया गया है? तो इसे आधिकारिक तौर पर फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म कहा जाता है। फ्लिप जहाज को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, ये खुद को डुबा सके। कोई मजाक चल रहा है क्या?
आगे सुनो। यूएस नेवी ने मरीन फिजिकल लेबोरेटरी के साथ मिलकर 1962 में इस फ्लिप जहाज को बनाया, जो कि एक जाइंट फ्लोटिंग साइंस लैब की तरह काम करता है। लेकिन इस जहाज के पलटने की बात करने से पहले आइए देखें कि ये सिंकिंग मैन्यूवर काम कैसे करता है। फ्लिप जहाज का हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन को पूरा रूप बदलने में करीब 28 मिनट लगते हैं, और यकीन मानिए ये नज़ारा बहुत ही देखने लायक होता है। बिल्कुल सबमरीन की तरह फ्लिप में भी बड़े बड़े डब्बे होते हैं, जिन्हें ब्लास्ट टैंक्स कहा जाता है, जिनमें समुद्र का पानी भरा या खाली किया जा सकता है। जब फ्लिप ट्रांजिट मोड में होता है तो इन ब्लास्ट टैंक्स में हवा भरी होती है, जिससे यह ढांचा किसी नॉर्मल जहाज की तरह सागर की लहरों पर आड़ा तैरता है। फ्लिप को शुरू करने के लिए प्लेटफॉर्म के एक छोर की बैलेस्ट टैंक्स को समुद्र का पानी से भर दिया जाता है, जिससे जहाज का वो हिस्सा वर्टिकली पानी में डूबने लगता है, और दूसरा उत्प्लावक छोर सतह के ऊपर उठ जाता है। वांछित गहराई पर पहुंचने के बाद बैलेस्ट टैंक्स को सील कर दिया जाता है और फ्लिप न्यूट्रल उछाल हासिल कर लेती है, जहां ये बेहतर स्थिति में तैर सकती है। वर्टिकल पोजीशन में पलटने के बाद जहाज की ज्यादातर ढांचा समुद्र की गहरी ज्यादा स्टेबल परत में डूबी होती है, जिससे जहाज पर सागर की लहरों के सरफेस मोशन का असर कम होता है। इससे साइंटिस्ट को जहाज पर प्रयोग करने और गणना करने में मदद मिलती है। वे समुद्र तल की टोपोग्राफी, अंडर वाटर साउंड बिहेवियर और महासागर की लहरों के पैटर्न को एक ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट में मेजर कर सकते हैं, जिससे ज्यादा सटीक रीडिंग्स मिलती है। यहाँ तक कि सिंक्स, टॉयलेट्स और शॉरहेड्स को भी खास तौर से डिजाइन किया गया है ताकि वे फ्लिप के किसी भी रोटेशन स्टेट में यूज किए जा सकें। किसने सोचा था महासागर की रिसर्च इतनी त्राहिमाम हो सकती भाई। समुद्र में तैरने वाली शानदार जहाजों की बात हो ही रही है, तो क्या आपने कभी ऐसी बोट देखी है जो पानी से अपने आप को बाहर उठा ले? ये पानी से ऊपर खड़े होने के लिए और खुद से ऊपर उठने वाले जहाज होते हैं, जिन्हें खास तौर पर पानी से ऊपर खड़े होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बहुत सारी समुद्र तटीय गतिविधियों में इस्तेमाल होते हैं, निर्माण से लेकर इक्विपमेंट स्टोरेज तक, खनिज खनन से लेकर समुद्र तल की खुदाई तक। इनके फ्लैट डेक की वजह से समुद्र में हेलीकॉप्टर्स के लिए लैंडिंग सरफेस काम करते हैं। इन्हें जैक बोट्स भी कहा जाता है, और ज्यादातर लिफ्ट बोट्स में 3 या 4 पाइप लेग्स होते हैं, जो 2020 फीट की गहराई तक के पानी में काम कर सकते हैं। लेग्स को एक जैकिंग प्रणाली से कंट्रोल किया जाता है, जो इन्हें समुद्र तल तक पहुंचा देता है, जहां इन्हें हिफाजत से जोड़ दिया जाता है, पहले से बने किसी प्लेटफॉर्म पर या फिर जमीन में धंसाकर, ताकि एक मजबूत बुनियाद बनाई जा सके। अब वो एक ऐसा जांगू का प्रदर्शन है जिसे मैं सारा दिन देख सकता हूँ। समझ गए? ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रोबोट राजमिस्त्री। भारत में ईंटों को लेकर लोग भले ही अलग अलग राय रखते हो, पर अब बात यह है कि ईंटों की दीवार लगाएगा कौन। आइए मिलते हैं हेड्रियन एक्स से, एक ऐसा रोबोट जिसे फास्ट ब्रिक रोबोटिक्स ने बनाया और जो अकेले पूरा घर बना सकता है। हेड्रियन एक्स में एक 98 फीट लंबी बांह है, जो कि एक 27 टन के ट्रक पर लगी है। इसे एक वैन से जोड़ा गया है जो मशीन को चलाती है। काम शुरू करने से पहले हेड्रियन एक्स का सॉफ्टवेयर इमारत का नक्शा देखता है, जो कंप्यूटर में बने चित्र और प्लान होते हैं। इनसे वो एक 3D मॉडल बनाता है और फिर उसी के हिसाब से काम करता है। जब हेड्रियन तैयार हो जाता है तो एक मशीन खास तरह के ईंट में बंडल ट्रक में लोड करती है। ये ईंटें उठाई जाती हैं, सही साइज में काटी जाती हैं और बांह के सिरे पर रखी जाती हैं, जहां पर उन पर गोंद लगा दिया जाता है। एफबीआर रोबोट बनाने वालों ने अपनी ईंटों और गोंद का फॉर्मूला छिपा कर रखा है। ये ईंटें, जिन्हें फास्ट ब्रिक्स कहते हैं, आम ईंटों से 12 गुना बड़ी हैं, पर हल्की भी हैं। गोंद भी 45 मिनट में सूख जाता है, जबकि आम मसाले को सूखने में 24 घंटे से ज्यादा लगते हैं। ये सब थोड़ा अजीब लग सकता है, पर हम जानते हैं कि हेड्रियन की ईंट लगाने की खास तकनीक को डायनामिक स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर लगातार रोबोट की बांह को देखता है और सही जगह पर रखता है। पर हेड्रियन कितना भी होशियार क्यों ना हो, ये पूरे निर्माण काम से इंसानों को तो नहीं हटा सकता। अगर कोई ईंट गलत जगह लगी हो तो मशीन बता देती है, फिर इंसान उसे ठीक कर सकते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि ईंट लगाने वाले मजदूरों की नौकरी अब ज्यादा दिन तो नहीं रहने वाली भाई। सितंबर 2023 में नए हेड्रियन एक्स को दिखाया गया और टेस्ट किया गया। इसमें 105 फीट की लंबी बांह है और एक नई डिलीवरी सेवा है जो ईंटों को सीधे हेड्रियन के हाथ में पहुंचाती है। पूरी स्पीड पर हेड्रियन एक्स 1 घंटे में 1000 ईंटें लगा सकता है, जबकि एक इंसान मजदूर एक दिन में 300 से 500 ईंटें लगाता है। वाह,
एक और काम जहां लगता है जल्दी इंसानों की जरूरत नहीं रहेगी, पर वो दिन आने तक चलो रोबोट को हमारा काम करता देखकर मजा लेते हैं। अंतरिक्ष का जादू। अब तक हमने कई अद्भुत उपकरण देख लिए, लेकिन अगली यकीनन मायावी है। मेजर एटमॉस्फेरिक गामा इमेजिंग चेनको टेलीस्कोप, या जैसा कि इनको संक्षेप में कहा जाता है मैजिक। ये दो 55 फीट की हैं। मिरर टेलीस्कोप्स का एक सेट है जो कैनरी द्वीप में रोक डी लॉस मुचाचोस वेधशाला ऑब्जर्वेटरी में 7,800 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित है। लेकिन ये टेलीस्कोप सिर्फ सितारे को नहीं देखती, वास्तव में मैजिक का काम आकाश गंगा के विस्फोटों का पता लगाना है। जब तारों के विस्फोट से आने वाली गामा रेज धरती के वायुमंडल से टकराती हैं, तो वो एक बहुत ही छोटा प्रकाश का हल्का सा विस्फोट करती हैं, जिसे चेनकोव रेडिएशन कहा जाता है। मैजिक टेलीस्कोप्स के बड़े बड़े मिरर्स होते हैं। इन्हें इस शानदार लेजर का इस्तेमाल करके अलाइन किया जाता है, और ये मिरर्स चेनकोव रेडिएशन को कलेक्ट करके स्पेशल डिटेक्टर्स पर फोकस करते हैं, जो इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वैज्ञानिक फिर इन सिग्नल्स का एनालिसिस करके पता लगाते हैं गामा रेज कहां से आई और किसने उनको प्रोड्यूस किया। मैजिक टेलीस्कोप्स कितनी दूर तक पहुंच सकती है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है कि 2006 में इन्होंने क्यूसार 3C279 से आने वाली कॉस्मिक रेस को डिटेक्ट किया, जो धरती से 5 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे ढंग से समझें तो ये 5 बिलियन प्रकाश वर्ष यानी लगभग 29 खरब 400 अरब मील। वाह, इसके बारे में सोचती ना मेरा दिमाग स्पेस से आउट हो जाता है। धरती का दानव। आप ह्युंडई को आकर्षक और जटिल कारों के लिए जानते होंगे, लेकिन इनकी एक मशीन ऐसा अनुभव देती है जो थोड़ा हटके है, और आप इसे कम तो आंकना मत। यह है ह्युंडई का HX300AL, एक 30 टन खुदाई मशीन जिसकी 33 फीट पहुंच है, जो अपने काम में ओके। लेकिन इसका विशाल चेनसॉ मोड, जी हाँ चेनसॉ है, जहां बीस्ट है वहां इस साइज और पावर की एक्सकेवेटर लिटरली जमीन को मक्खन की तरह काटती है। अब यह है अत्यंत संतोषजनक, लेकिन हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। जहां छोटी एक्सकेवेटर जैसे HX300 मल्टीपल जॉब्स कर सकती है, वहीं कुछ बड़ी एक्सकेवेटर तो सिर्फ बड़े बड़े कामों के लिए डिजाइन की जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सकेवेटर है कैटरपिलर 6090 FS एक्सकेवेटर। ये एक 32 फीट लंबी शक्तिशाली दानव है। ये दानव एक्सकेवेटर 4,500 हॉर्स पावर का भोजन करती है। अपने काम को पूरा करने के लिए यह हाइड्रोलिक खनन कोदाल का इस्तेमाल करती है और माइनिंग साइट्स पर चट्टानों के विशाल ढेर और मटेरियल को लिफ्ट करती है। 14,529 गैलन बाल्टी के साथ ये मैक्सिमम 103 टन का भार उठा सकती है। ये विशाल मशीन कुल 1,102 टन वजनी है, जो कि लगभग औसत हिंदुस्तानी के घरों के वजन का 7 गुना है। हे भगवान, स्टार्स की पावर वाले लेजर्स तो ग्रेट हैं, लेकिन एक ऐसी गाड़ी जो पूरे मोहल्ले को बेंच प्रेस करा दे, भाई अब मैं इम्प्रेस हो गया। बर्फ का बाहुबली। हमने अब तक बहुत ही अजीब अजीब मशीनें देख ली, पर अब देखते हैं ये खास हल। अरे नहीं, ये वो हल नहीं है जो खेत जोतता है। प्लो को चाकू की धार जैसा बनाया गया है, जो रेल की पटरियों से बर्फ हटाता है, जैसे रॉक आइलैंड वेज स्नो प्लो एक 95 टन का लोहे का काटने वाला यंत्र है, जिसमें 16 फीट की धार है, और ये बड़ी मशीन अपना काम बड़े मजेदार तरीके से करती है। दोस्तों, ये कई ट्रेनों की ताकत से चलता है जो उसे पटरी पर धकेलती है। वेज प्लो 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फ को हटा सकता है। एक और तरह के स्नो प्लो है रोटरी प्लो, जिन्हें भी दूसरी ट्रेनें धकेलती हैं, पर ये बर्फ को साइड में धकेलने की बजाय बड़े गोल घूमते ब्लेड से बर्फ को ऊपर और दूर फेंक देते हैं। इनका इस्तेमाल खासकर पहाड़ी इलाकों में होता है। लेकिन वेज और रोटरी प्लो की क्या बराबरी इस काले दानव से, है ना। इसका जेट ब्लैक हेलमेट जैसा चेहरा देखकर इसे डार्थ वेडर स्नोप्लो नाम दिया गया। ये 53 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा स्नोप्लो है, और इससे रोक पाना नामुमकिन है। वेडर एक अलग तरह का प्लो है जिसे स्प्रेडर डिशर कहते हैं। इसका इस्तेमाल हर तरह का कचरा साफ करने के लिए होता है, लेकिन ये बर्फ भी हटा सकता है। इसके विशाल चमगादड़ जैसे पंख, जो 80 टन के ढांचे के साथ आते हैं, 16 फीट तक की बर्फ साफ कर सकते हैं।
जैसे डार्थ वेडर में जादुई ताकत होती है, वैसे ही ये डिचर भी रेल की पटरियों से बर्फ को जादुई तरीके से उड़ा देता है। समंदर से शक्ति। हम सब जानते हैं कि वैज्ञानिक कोयला पेट्रोल की जगह नई बिजली बनाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। एक नया तरीका मिला है समंदर की लहरों से बिजली बनाने का। यह है लहरों से बिजली बनाने का प्लांट, एक ऐसी मशीन जो दिखाती है कि समंदर की लहरों से बिजली कैसे निकाल सकते हैं। 2012 में ब्राजील में इस मशीन को बनाया गया। इसमें दो चीजें हैं। 72 फीट लंबी लोहे की डंडी के आखिर में बड़े बड़े गुब्बारे लगे हैं। ये गुब्बारे पानी पर तैरते हैं और लहरों के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब ये गुब्बारे ऊपर नीचे होते हैं तो लोहे की डंडियां एक पंप को चलाती हैं। इससे तेज पानी निकलता है जो एक पहिए को घुमाता है और इस पहिए में चुंबक लगा हुआ है। जब चुंबक घूमता है तो उसके आसपास के तारों में बिजली बन जाती है। इस बिजली को हम काम में ले सकते हैं या फिर बाद के लिए भी रख सकते हैं। जब से ये मशीन बनी है दुनिया में ऐसी कई मशीनें लग रही हैं, जैसे जिब्राल्टर में इको वेव पावर की मशीन। इतनी अच्छी बात है कि समंदर की इतनी ताकत से हम बिजली बना सकते हैं ना। अगर हम ऐसी नई बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर मुसीबत हो जाएगी। उम्मीद है कि लहरों से बिजली बनाने का ये तरीका और भी बढ़िया काम करेगा। समंदर का सुपरमैन। जब एमवी सेवॉल दक्षिण कोरिया के तट पर अप्रैल 2014 में पलट गया तो अधिकारियों को यह समझना था कि इस विशाल जहाज को सीधा कैसे किया जाए। पलटने के समय एमवी सेवॉल का वजन 6,800 टन था और कहा जाता है इसमें कानूनी सीमा से 3 गुना ज्यादा सामान लदा था। इसे सीधा करना कोई छोटा काम नहीं था और अधिकारियों को इतने बड़े काम के लिए उपयुक्त मशीन ढूंढने में पूरे 4 साल लगे। पर यहीं पर आती है हमारी अगली मशीन। देखिए Hyundai 10,000 को। यह विशाल पंजा एक खास किस्म की क्रेन नाव है, एक भारी वजन उठाने वाली क्रेन जो नाव पर लगी है और समुद्र में चीजें उठाने के काम आती है। Hyundai 10,000 में 590 फीट लंबी 2 क्रेन बाहें हैं जिन्हें 230 फीट ऊंचे 2 पीछे के सहारों से मजबूत किया गया। इसमें 64 तार की रस्सियां लगी, हर एक 18,000 फीट से लंबी, जो विशाल चरखियों की कतार से होकर गुजरती है। यह सब 8 विशाल हुकों तक जाता है और इस मशीन को चलाने के लिए जहाज पर 4 विशालकाय जनरेटर और जमीन पर 2 और जनरेटर लगे होते हैं। पता है मुझे, मेरा भाई जिमी झूठ बोल रहा था जब उसने कहा कि वो अपने हाथों से एक विशाल नाव उठा सकता है। जब 2018 में एमवी सेवॉल को उठाया, Hyundai 10,000 को 33 स्टील बीम से जोड़ा गया जिनकी मदद से 3 घंटे में धीरे धीरे जहाज को सीधा किया गया और समुद्र की तली में सीधे जुड़े होने की वजह से मशीन ने यह सब बिना खुद पलट कर दिखा दिया। एक शानदार कसरत, पर इस शक्तिशाली क्रेन के लिए यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं था, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। Hyundai का दावा है कि 10,000 साफ साफ 10,000 टन तक उठा सकती है और 2021 में इस मशीन ने सबको हैरान कर दिया जब इसने किंग्स कोए के 9,100 टन के ऊपरी हिस्से को सफलतापूर्वक उठा लिया। सियोल के तट से दूर तैरता हुआ प्लेटफॉर्म। अब ये तो दिखावा ही हुआ ना मेरे भाई। अग्नि, पृथ्वी, जल। इतनी देर समंदर की बात करने के बाद चलिए अब जमीन पर आ जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया के सबसे अच्छे किसान अपने खेतों में विशाल आग फेंकने वाली मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं। पागलपन लगता है ना, पर यही मशीन एक बड़ा कारण है कि दुनिया के खेतों में आज पहले से कहीं ज्यादा फसल होनी शुरू हो चुकी है। खेतों में खरपतवार बड़ी मुसीबत है। ये बेकार पौधे अच्छी फसल का पानी, धूप और पोषक तत्व छीन लेते हैं। पहले किसान जहरीली दवाएं डालते थे जो खरपतवार को मार देती थी, लेकिन इन दवाओं से वातावरण खराब होता है, हवा और पानी जहरीला हो जाता है और कई अच्छे पौधे भी मर जाते हैं। और अगर खरपतवार को यूं ही छोड़ दिया जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में हर साल $43 बिलियन का नुकसान हो सकता है। इसलिए किसानों को इनको हटाने का कोई और तरीका सोचना चाहिए था। इसीलिए अब किसान फ्लेम वीडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर जैसी मशीनें जिनमें आग की कतार लगी होती है, इनमें प्रोपेन गैस भरी होती है जो नलियों से होकर बाहर निकलती है। नई फसल बोने से पहले ये मशीनें खाली खेत की खरपतवार को जला देती हैं। अजीब लगता है, पर इससे खरपतवार की पत्तियों की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और वो काफी समय तक नहीं उगती। वाह, कौन जानता था कि खेतों में इतनी आग होगी, है ना। प्रकृति को काबू में करने की बात करें तो खरपतवार को जलाने वाली आग से चलते हैं आग को बुझाने वाली मशीनों की ओर। देखिए,
जीला गन्स या डेक गन्स आग बुझाने वालों के सबसे अच्छे साथी हैं। इनमें एक घूमने वाला नल होता है जिसे हाथ से नियंत्रित किया जाता है। ये पानी की तोपें 1 मिनट में 5,000 से लेकर 9,000 गैलन्स तक पानी फेंक सकती हैं। 1600 फीट दूर तक और 120 psi की ताकत से पानी फेंकती हैं। इतना ताकतवर कि एक्वामैन भी जलन महसूस करे। और सबूत चाहिए कि आग बुझाने वाले असली सुपर हीरो हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें पहिए लगे हैं। काम खत्म होने के बाद इन्हें पानी के पंप से अलग करके गाड़ी के पीछे लगा दिया जाता है और लाल पीली ट्रेन की तरह अगले हीरो वाले काम के लिए वो लोग निकल पड़ते हैं। मानव का मैक वॉरियर। आज की दुनिया में मशीनें बहुत से काम धंधों पर कब्जा कर रही हैं, पर कुछ मशीनें ऐसी हैं जो इंसानों के साथ मिलकर काम करती हैं। ऐसी एक मशीन है मेथड 2। ये एक बड़ा सा सूट है जिसे इंसान पहन सकता है। इसे पहनने से इंसान को बहुत ताकत मिल जाती है। इसमें मोटर मशीनें लगी हैं जो इंसान की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। यह मशीन किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है और ये बात सही भी है। इसे बनाने वाले वाइटेली बल्ग्रोव ने ट्रांसफॉर्मर्स और टर्मिनेटर जैसी फिल्मों के रोबोट भी बनाए। इस मशीन की हर बाह का वजन 326 पाउंड है। इसे बनाने में बहुत पैसा लगा है, $200 मिलियन से भी ज्यादा। इस मशीन से लोगों को लगा कि अब मशीन पहनकर कुश्ती का खेल सच में हो सकता है। पर मजेदार बात यह कि इस बड़ी मशीन को कुश्ती के लिए नहीं बनाया गया। मेथड 2 को इसलिए बनाया गया ताकि खतरनाक जगहों पर काम किया जा सके, जैसे भूकंप या बाढ़ के बाद। यह मशीन 1.5 टन से ज्यादा वजन उठा सकती है। सोचिए, गिरी हुई इमारतों से लोगों को बचाने में कितनी मददगार हो सकती है। 2018 के बाद से इस मशीन के बारे में ज्यादा खबरें नहीं आई, पर हमने इसके नमूने को काम करते देखा है। उम्मीद है विज्ञान की कल्पना एक दिन सच साबित हो जाएगी। पानी का छुपा रुस्तम। अगर आपने हंट फॉर रेड अक्टूबर देखी है तो आप पनडुब्बियों की जबरदस्त ताकत को जानते होंगे। फिल्म में सोवियत यूनियन एक नई पनडुब्बी बनाता है जिसमें खास तरह की बिना आवाज की मशीन लगी है जिसे कैटरपिलर ड्राइव कहते हैं। हालांकि ये मशीन सिर्फ फिल्म में थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके जैसी एक असली मशीन बनाई है जिसे प्रोपेलर बॉस वॉर्टेक्स डिफ्यूजर या PBVD कहते हैं। ये मशीन बिना आवाज की चलती है और बहुत ही कुशलता से काम करती है। PBVD एक गोल मशीन है जो पनडुब्बी के पंखे के बीचों बीच लगी होती है। जब कोई साधारण सा पंखा घूमता है तो उससे पानी में भंवर बनते हैं। इन भंवरों की वजह से पनडुब्बी को आगे बढ़ने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और ज्यादा ईंधन भी खर्च करना पड़ता है। लेकिन PBVD इन भंवरों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है जिससे कि एक बड़ा भंवर नहीं बनता। भंवरों को कम करने से न सिर्फ ईंधन बचता है बल्कि पनडुब्बी बिना आवाज की भी चलती है। सैन्य पनडुब्बियों के लिए बहुत ही जरूरी है कि दुश्मन उन्हें ढूंढ ना पाए। सीधे शब्दों में कहूं, चुपचाप रहने से बचा जा सकता है। सबमरीन्स में सोनार की लहरों को सोखने के लिए रबर की परत लगाई जाती है ताकि ये लहरें दुश्मन तक वापस ना जाएं। PBVD सबमरीन कम शक्ति पर भी चल सकती है जिससे इंजन की आवाज और पानी की हलचल बहुत ही कम हो जाती है। इससे दुश्मन पर चुपके से हमला करना आसान हो जाता है। डोनट की दुनिया। दोस्तों, हमने पहले ही एक मशीन को लेजर की शक्ति का उपयोग करके न्यूक्लियर फ्यूजन हासिल करते देखा। एक और अद्भुत मशीन जो भविष्य की ऊर्जा उत्पादन की तरफ हमारा रास्ता तैयार कर रही है वो है टोकामैक। एक्सरे उत्पादक लेजर का उपयोग करने के बजाय एक टोकामैक रिएक्टर एक डोनट के आकार का उपकरण है जो नाभिकीय संलयन के लिए प्लाज्मा बनाने के लिए चुंबकों का उपयोग करता है। टोकामैक का दिल इसका डोनट शेप्ड टोरॉइडल चैम्बर है जिसमें कई प्रकार के हाइड्रोजन गैस को पंप किया जाता है। टोरॉइडल चैम्बर के बीच में है सेंट्रल सोलेनॉइड, एक तरह का लंबा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो अपने सुपर कंडक्टिंग टाइटेनियम लहरों के जरिए एक इलेक्ट्रिक करंट फीड करता है। इस करंट से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस चैम्बर के आसपास फ्लोट कर रहे हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन्स को अलग करने का काम करती हैं ताकि कंडक्टिव प्लाज्मा बन जाए। एक खास तरह की गैस को जो बहुत ही गर्म और खतरनाक है एक गोल कमरे में रखा जाता है। इस गैस को वहां एक जगह पर टिकाए रखने के लिए एक मजबूत चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। यह शक्ति टोकामैक नाम की मशीन की दीवारों पर लगी धातु की तारों से पैदा होती है। इसके अलावा और भी तारें मशीन के बाहर लगाई गई हैं जो इस गैस को सही आकार में रखने में मदद करती हैं। पूरी व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि गैस एक गोल सुरंग में बिना रुके घूमती रहे और दीवारों से न टकराए जिससे कि इसकी ताकत बनी रहे।
इस मशीन को बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है। इसके लिए इस गर्म गैस में और भी ताकतवर हाइड्रोजन कण डाले जाते हैं। ये कण एक खास मशीन से बाहर आते हैं। जब ये नए कण पहले से ज्यादा मौजूद गैस में मिलते हैं तो पूरी गैस और भी गर्म हो जाती है। फिर मशीन के बाहर से बड़ी बड़ी बिजली की मशीनें खास तरह की तरंगें भेजती हैं जो इस गैस को और ज्यादा गर्म कर देती हैं। ये बिल्कुल एक बहुत बड़े और बेहद ताकतवर माइक्रोवेव की तरह काम करता है। धीरे धीरे ये गैस इतनी गर्म हो जाती है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे। इसका तापमान 270 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो जाता है। ये वही तापमान है जो धरती पर 2 परमाणुओं को जोड़ने के लिए जरूरी होता है। अभी दुनिया में लगभग 50 ऑपरेशनल टोकामैक्स न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है वो है ITIR या इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। अपने पूरा होने पर यह टोकामैक दुनिया का सबसे बड़ा होगा, जिसमें एक 60 फीट हाई सेंट्रल सोलेनॉइड होगा जिसका वजन गार्गेचुअन 1000 टन है। ITER प्रोजेक्ट 1985 में शुरू हुआ था, लेकिन सदर्न फ्रांस के सेंट पॉल ले ड्यूरांस में फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है और फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स 2035 में शुरू होगा। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये दुनिया को बदल के रख देगा। सच में? किसने सोचा था कि एक डोनट दुनिया की सारी समस्या का समाधान होगा? हाँ, क्या बात है डोनट्स। इन इनक्रेडिबल मशीन्स में से कौन सी आप नजदीक से देखना चाहेंगे? क्या आप किसी और भारी भरकम मशीन के बारे में जानते हैं जिसे मुझे इस चैनल पर कवर करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए